उस सुबह 6 बजे आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी तट पर, जो हवा आमतौर पर शांत रहती है, अचानक एक सड़ांध भरी बदबू से भर उठी। तालाब नंबर 5 से बासी कीचड़ की गंध के साथ मिला एक धुआं सा उठ रहा था, जैसे वहां से गुजरने वाले हर किसी के नथुनों पर एक तमाचा मार रहा हो। हजारों झींगे बेतहाशा उछल रहे थे, सतह पर आ रहे थे, मानो वे पानी के नीचे किसी ज्यादा भयानक चीज से भाग रहे हों। और वे सही थे। धीरे धीरे उस काले कीचड़ से एक खौफनाक साया उभरा। एक जिस्म, जिसे एक बड़े से पत्थर से कसकर बांधा गया था। उसकी खाल गल चुकी थी। उसका चेहरा झींगों द्वारा खाए जाने से लगभग तबाह हो चुका था। आंखें खाली और खोखली थीं, बचे-खुचे दांत बाहर निकले हुए थे और गीले बाल माथे पर चिपके हुए थे। यह मंजर ऐसा था कि जिसने भी देखा, वह सिर्फ चीख ही सका। शरीर अकड़ गया। दिल एक पल के लिए रुक गया। अब कोई शक नहीं था। उस शांत दिखने वाले तालाब के नीचे एक काला राज खुलने का इंतजार कर रहा था। 3 जून 2022 की सुबह पूर्वी गोदावरी जिला पुलिस थाने में बेचैनी का माहौल था। ठीक 7 बजे सूर्य प्रकाश रेड्डी नाम का एक अधेड़ उम्र का सख्त चेहरे वाला आदमी, जो उस इलाके के सबसे बड़े झींगा फार्मों में से एक का मालिक था, अपनी बहू सुनीता के साथ अंदर आया। उनके कदम जल्दबाजी में थे, चेहरे अलग अलग थे। ससुर रेड्डी का चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में खड़खड़ाहट थी। जबकि सुनीता सूजी हुई आंखों और कांपते हाथों से अपने दुपट्टे का पल्लू मरोड़ रही थी। उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई कि अर्जुन, रेड्डी का इकलौता बेटा और सुनीता का पति, 2 दिनों से लापता था। वह अभी जवान है, जिद्दी है, रेड्डी ने ड्यूटी पर मौजूद अफसर के सामने सपाट आवाज में कहा। कुछ दिन पहले फार्म के कारोबार को लेकर हमारा झगड़ा हुआ था। वह गुस्से में था। बोला कि वह मुंबई जा रहा है, अपनी जिंदगी बनाने। मुझे लगा बस पल भर का गुस्सा है, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है। सुनीता ने सिर झुका लिया, रोने को दबाती हुई टूटी फूटी आवाज में बोली, उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए फोन किया था। कहा था कि वह काम ढूंढने जा रहे हैं। मुझे चिंता न करने को कहा। लेकिन उसके बाद उनका फोन नहीं लग रहा है। वह बहुत जल्दी में गए, ज्यादा सामान भी नहीं ले गए। अफसर ने इसे एक बालिग व्यक्ति के अपनी मर्जी से घर छोड़ने के मामले के तौर पर दर्ज कर लिया। जुर्म का कोई संकेत नहीं था, लेकिन उनकी आवाज के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने एक पुलिस अफसर को खटक गया, जो इत्तिफाक से उस वक्त वहां मौजूद था। इंस्पेक्टर राकेश, एक तजुर्बेकार सीनियर जासूस, जो अपनी सावधानी और ज्यादा चिकनी चुपड़ी कहानियों पर कभी यकीन न करने के लिए जाना जाता था। राकेश ने रिपोर्ट की फाइल को घूरा, हर जुमले को ध्यान से दोबारा पढ़ा। 2 चीजों ने उसे तुरंत शक में डाल दिया। पहला, अगर अर्जुन वाकई अपने पिता से नाराज होकर गया था और खुद को साबित करना चाहता था, तो उसने अपनी पत्नी को फोन करके उसे शांत करने की झमत क्यों उठाई? जो लोग अपनी पहचान बनाने निकलते हैं, वे आम तौर पर अपनी मौजूदगी दिखाते हैं, पूरी तरह गायब नहीं हो जाते। एक छोटी सी कॉल और फिर पूरी तरह गायब हो जाना, यह परदेश जाने की निशानी नहीं, यह एक अंत की निशानी थी। दूसरा, रिपोर्ट का वक्त। अर्जुन 1 जून की शाम से गायब था, लेकिन परिवार 3 जून की सुबह रिपोर्ट करने आया। पूरे 2 दिन बिना किसी खबर के बर्बाद कर दिए गए। अगर वे सच में इतने चिंतित थे, तो उन्होंने इतना इंतजार क्यों किया? राकेश ने ऐसे कई मामले देखे थे और यह पैटर्न उसे बहुत अच्छी तरह याद था। रिपोर्ट में देरी,
ताकि सुराग मिटाने का वक्त मिल सके। अपनी छोटी सी टीम के साथ एक संक्षिप्त बैठक में राकेश ने सवाल उठाया, अगर अर्जुन सच में बस यूं ही चला गया तो उसका घर इतना साफ सुथरा क्यों है, और उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए 2 दिन इंतजार क्यों किया? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक युवा जासूस ने सुझाव दिया, सर, कैसा रहेगा अगर हम कम्युनिकेशन डेटा चेक करें? अर्जुन के नंबर की कॉल को सुनीता जी के दावे से मिलाया जा सकता है। राकेश ने सख्ती से सिर हिलाया, तुरंत करो। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। अर्जुन के नंबर से सुनीता के फोन पर कोई आउटगोइंग कॉल का रिकॉर्ड नहीं था उस वक्त पर जिसका जिक्र किया गया था। यह तथ्य एक हथौड़े की तरह था जिसने सुबह थाने में सुनीता द्वारा बहाए गए उन तमाम आंसुओं पर चोट की। उनकी शुरुआती कहानी दरकने लगी थी। राकेश ने कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाई, फाइल में लगी अर्जुन और सुनीता की शादी की पुरानी तस्वीर को घूरते हुए। उम्मीदों से भरे वे युवा चेहरे अब मानो उसे ही घूर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। उसने धीरे धीरे फाइल बंद की और धीमे से बुदबुदाया, कोई भी अपना घर इतनी सफाई से छोड़कर नहीं जाता, खासकर तब जब उसका वापस लौटने का कोई इरादा न हो। मुझे लगता है अर्जुन उस फॉर्म से कभी बाहर गया ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए थे कि वह क्या सोच रहा था। एक बालिग के लापता होने का मामला अभी अभी हत्या के संदेह वाले एक संगीन आपराधिक मामले में बदल गया था। राकेश ने तुरंत सूर्य प्रकाश रेड्डी के फार्म की मुकम्मल तलाशी का आदेश जारी किया। उसके लिए एक तजुर्बेकार जासूस की अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती थी। अगर सच में कोई जुर्म हुआ था तो उस जगह पर उसका जवाब जरूर छिपा होगा। शाम को फोरेंसिक, क्राइम ब्रांच, कैमरा टेक्नीशियन और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त टीम सूर्य प्रकाश रेड्डी के लगभग 5 हेक्टेयर में फैले फार्म कॉम्प्लेक्स की ओर रवाना हुई। वह फार्म बहुत उपजाऊ माना जाता था। चारों ओर कंटीले तारों की बाड़ थी और दर्जनों नंबर वाले तालाब थे। बीच में एक बड़ा सफेद घर खड़ा था जो आसपास के गांवों के घरों के मुकाबले कहीं ज्यादा आलीशान था। जैसे ही राकेश ने मुख्य घर में कदम रखा, उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडक सी महसूस हुई। इसलिए नहीं कि वहां सब कुछ बिखरा हुआ था, बल्कि इसलिए कि वहां सब कुछ ज्यादा ही साफ था। फ्रेश चमक रहा था। अर्जुन का कमरा करीने से सजा हुआ था। अलमारी में कपड़े सही सलामत थे, जूते कतार में रखे थे, यहाँ तक कि एशट्रे में एक अधजली सिगरेट भी पड़ी थी। अगर वह दूर जा रहा था तो आधी सिगरेट क्यों छोड़ गया? राकेश धीमे से फुसफुसाया। उसने सुनीता की ओर देखा जो कमरे के दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। मैडम, आपने कहा था कि अर्जुन उस शाम गया था, है न? क्या आप उस वक्त के बाद कभी इस कमरे में आई हैं? सुनीता एक पल के लिए घबराई, फिर धीमी आवाज में बोली, नहीं साहब, मुझे डर लग रहा था। मुझे लगा कि वह गुस्से में है और खुद ही वापस आ जाएगा। यह जवाब एक आम आदमी को तार्किक लग सकता था, लेकिन राकेश के लिए यह इत्तेफाक कहलाने के लिए कुछ ज्यादा ही सटीक था। घर से निकलकर टीम एक एक करके तालाबों का मुआयना करने लगी। फॉर्म के मजदूरों से जब पूछा गया तो सबने एक ही रटाटाया जवाब दिया, अर्जुन बाबू चले गए साहब। कहा था मुंबई जा रहे हैं। यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है। जवाबों की यह एक रूपता इसने राकेश के शक को और गहरा कर दिया। गांव के लोग आम तौर पर वही बोलते हैं जो सच होता है। वे अपने शब्दों को एक जैसा नहीं रटते। जब सब एक ही बात कहें तो इसका मतलब होता है कि उन्हें यह सब सिखाया पढ़ाया गया है। लेकिन एक अपवाद था।
रामू काका नाम का एक बूढ़ा मजदूर जो दशकों से रेड्डी परिवार के लिए काम कर रहा था। जब उसे चौकी में अकेले में बात करने के लिए बुलाया गया तो वह बेचैन नजर आया। वह देर तक सिर झुकाए रहा और आखिरकार फुसफुसाया, मैं कहने की हिम्मत तो नहीं कर सकता साहब, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तालाब नंबर 5 बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। झींगे अक्सर रात में सतह पर आ जाते हैं, पानी से बदबू आती है और मैंने सुनीता मैडम को भी कई बार चुपके से वहां जाते देखा है। राकेश ने हर शब्द को नोट किया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, चेहरा गंभीर हो गया। शुक्रिया रामू काका, यह बात किसी और को मत बताना, इसे हम देख लेंगे। यह छोटी सी जानकारी ही जांच की दिशा बदलने के लिए काफी थी। झींगों का सतह पर आना, पानी से बदबू, एक पत्नी का बार बार चुपके से वहां जाना, ये सब इस बात का संकेत हो सकते थे कि तालाब की तह में कुछ ऐसा है जो वहां नहीं होना चाहिए। राकेश सीधा खड़ा हुआ, तालाब नंबर 5 की ओर देखते हुए, जो शाम की हवा में शांत लग रहा था। लेकिन वह जानता था कि उस शांति के पीछे शायद एक ऐसा राज छिपा था जो उस कीचड़ की बदबू से भी ज्यादा सड़ा हुआ था। अगली सुबह पूर्वी गोदावरी की हवा में अभी भी हल्की धुंध छाई हुई थी, जब सूर्य प्रकाश रेड्डी के फार्म के बीचों बीच एक बड़े पंप मशीन की दहाड़ गूंज उठी। घड़ी सुबह के 6 बजा रही थी, लेकिन जांच टीम पहले ही तैयार थी। इंस्पेक्टर राकेश का आदेश साफ था, तालाब नंबर 5 को पूरी तरह से खाली करना होगा। एक आम आदमी के लिए यह फैसला पागलपन था। एक बड़े तालाब को सुखाने का मतलब था हजारों झींगों का मरना, लाखों का नुकसान। लेकिन राकेश के लिए वक्त पैसे से ज्यादा कीमती था। अगर सच में नीचे कोई लाश थी तो बीतता हुआ हर घंटा सबूतों को खारे पानी और कीचड़ से तबाह कर रहा था। मजदूरों को पास आने से मना कर दिया गया। तालाब के चारों ओर पुलिस की पट्टी लगा दी गई और सख्त पहरा बिठा दिया गया। कई कोनों पर निगरानी कैमरे लगा दिए गए, सिर्फ तालाब की हालत रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए भी। आपराधिक मनोविज्ञान में मुजरिम अक्सर तब बेचैनी दिखाता है जब उसके छिपने की जगह पर शक होने लगता है। और हुआ भी वही। पिछली रात कैमरे ने सुनीता को तालाब नंबर 5 के किनारे देर तक खड़े हुए कैद किया था। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली थी, वह बस उस काले चमकते पानी को घूर रही थी। राकेश ने उस फुटेज को बार बार देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। वह जानती है, वह डर गई है कि उसका राज बाहर आ जाएगा। अब सबकी निगाहें तालाब की सतह पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे नीचे जा रही थी। हवा में तनाव भरा हुआ था। फोरेंसिक अफसरों ने मास्क से अपनी नाक ढक ली, दस्तावेजी कैमरों के साथ तैयार। पुलिस वाले सख्ती से खड़े थे, कुछ मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। पानी लगातार बाहर पंप किया जा रहा था। पीछे सिर्फ गाढ़ा काला कीचड़ छूट रहा था। बड़े बड़े झींगे तड़प रहे थे। कुछ मर गए, कुछ बचे खुचे गड्ढों में कूद फांद रहे थे। घड़ी धीमी चल रही थी, मिनट घंटों जैसे लग रहे थे, जब तक कि ठीक दोपहर 3:15 बजे एक टेक्नीशियन तालाब के पश्चिमी हिस्से से जोर से चिल्लाया, यहाँ कोने में कोई अजीब चीज है। सब तुरंत उस तरफ भागे। राकेश ने चिपचिपे कीचड़ में कदम रखा और करीब पहुंचा। वहां कीचड़ के नीचे से किसी काली और गोल चीज का हिस्सा दिखने लगा था। जितना वक्त बीत रहा था, वह उतना ही साफ हो रहा था। वह कोई बोरी नहीं थी, नहीं लकड़ी का लट्ठा,
बल्कि कुछ ऐसा था जिसने वहां मौजूद सभी का सीना जकड़ लिया। एक तेज सड़ांध नाक में घुसी, गले हुए मांस और बासी खारे पानी का मिश्रण। रबर के दस्ताने पहने अफसरों ने धीरे धीरे खोदना शुरू किया, और जब कीचड़ हटा तो वह मंजर सामने आया। एक इंसानी जिस्म, जिसे मजबूत नायलॉन की रस्सी से कसकर एक बड़े से पत्थर से बांधा गया था। जिस्म की खाल गल चुकी थी, चेहरा लगभग बेजान हो चुका था, आंखों के गोले गायब थे, खाली खोखले गड्ढों में झींगे भरे हुए थे जो अभी भी बचे खुचे मांस को नोच रहे थे। हाथ कसकर बंधे थे, पेट लिपटा हुआ था, रस्सी की रगड़ से मांस उधड़ गया था। जो लोग पहली बार यह देख रहे थे, उनके लिए यह हकीकत से ज्यादा एक बुरा सपना लग रहा था। एक नौजवान पुलिसवाला वहीं उल्टी करने लगा। उसका शरीर जोरों से कांप रहा था। रामू काका, जो यह देखने के लिए साथ आए थे, बस जमीन पर ढह गए, दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। इस बीच राकेश सीधा खड़ा रहा। उसकी आंखें बिना झपके उस जिस्म को घूर रही थी। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया था, लेकिन नोटपैड पर उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि वह लगभग फट ही गया। इसे धीरे से उठाओ, हर कोने की तस्वीरें लो, उसका आदेश सपाट था। जिस्म को तालाब के किनारे लाया गया। शुरुआती पहचान ने सभी को झकझोर दिया। पीड़ित के कपड़े अभी भी चिपके हुए थे। सफेद धारी वाली वही हरी कमीज जिसका जिक्र सुनीता ने रिपोर्ट करते वक्त किया था। पैंट की जेब में अफसरों को एक शादी की अंगूठी मिली जिस पर एस और ए अक्षर खुदे थे। अब कोई शक नहीं था, यह जिस्म अर्जुन का था, वह आदमी जिसे 2 दिन पहले लापता बताया गया था। लेकिन सबसे खौफनाक बात मौके पर मौजूद फोरेंसिक टीम का शुरुआती नतीजा था। वह डूबने से नहीं मरा। फोरेंसिक डॉक्टर ने पीड़ित के सिर के पिछले हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, गर्दन के ठीक नीचे एक बड़ा घाव है, पीछे से जोर से मारा गया है, जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद उसे बांधा गया और तालाब में फेंक दिया गया। कमरा खामोश हो गया। वे शब्द सुनकर सब चुप हो गए। मतलब, यह एक सुनियोजित हत्या थी, कोई हादसा नहीं, कोई आम गुमशुदगी नहीं। राकेश ने एक गहरी सांस ली। उसकी ठंडी निगाहें तालाब के किनारे बने उस आलीशान घर की ओर मुड़ी जहां सूर्य प्रकाश रेड्डी और सुनीता इंतजार कर रहे थे। उसे कल उन दोनों के हाव भाव याद आए। सुनीता, जो कुछ ज्यादा ही रो रही थी। रेड्डी, जो कुछ ज्यादा ही शांत था। अब सब कुछ समझ में आने लगा था। जगह को तुरंत सील करो, इस तालाब को बंद कर दो, फोरेंसिक टीम के अलावा कोई अंदर नहीं आएगा, राकेश ने आदेश दिया। जिस्म को पूरी ऑटोप्सी के लिए अस्पताल ले जाओ और रेड्डी और सुनीता को आधिकारिक पहचान के लिए बुलाओ। कुछ ही देर बाद दोनों मौके पर पहुंचे। जैसे ही उसने अर्जुन के जिस्म को देखा, सुनीता जोर-जोर से चीखने लगी। उसका शरीर ढह गया, आंसू बहने लगे। लेकिन राकेश के लिए वह चीख एक पत्नी के दुख से ज्यादा राज खुलने का डर लग रही थी। सूर्य प्रकाश रेड्डी अलग था। वह धीरे धीरे अपने बेटे के जिस्म के पास गया, एक पल के लिए उसे घूरा और फिर बस संक्षेप में सिर हिला दिया। हाँ, यह अर्जुन है। उसका चेहरा ठंडा था, लगभग भावनाओं से रहित। राकेश ने उसे घूर कर देखा। एक आम बाप, चीखता, छटपटाता, या कम से कम उसके घुटने कांप जाते। लेकिन रेड्डी कुछ ज्यादा ही शांत था, कुछ ज्यादा ही नियंत्रित। दोनों के जाने के बाद
राकेश ने जांच टीम को इकट्ठा किया। मौके पर मिले सबूत अब एक पहेली के टुकड़ों की तरह थे। रस्सी से बंधा जिस्म, चोट का घाव, शादी की अंगूठी और तालाब के आसपास के निशान। एक टेक्नीशियन ने तालाब के पास 2 तरह के पैरों के निशानों की तस्वीर दिखाई। एक बड़ा, जूते पहने हुए, एक छोटा, चप्पल पहने हुए और एक लंबा घिसटने का निशान। शायद गोदाम से तालाब तक एक छोटे ठेले का निशान है। राकेश ने अपनी नोटपैड को जोर से बंद किया और भारी आवाज में कहा, 2 लोगों ने जिस्म को तालाब तक घसीटा। एक बालिग आदमी, एक औरत। हम सब जानते हैं कि यह कौन हो सकते हैं। लंबी खामोशी छा गई। नाम नहीं लिए गए, लेकिन टीम का हर सदस्य समझ गया था, सूर्य प्रकाश रेड्डी और सुनीता। लेकिन राकेश के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। जिस्म मिल गया था, लेकिन अर्जुन को क्यों मारा गया? किस चीज ने एक बाप को अपनी ही औलाद का खून करने पर मजबूर कर दिया? और एक पत्नी को उस पति को धोखा देने पर, जिसे उसे प्यार करना चाहिए था? राकेश जानता था कि इन सवालों का जवाब देने के लिए उसे मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरना होगा, उस राज में जिसे वे अभी भी आंसुओं और झूठी शांति के नकाब के पीछे छिपाए हुए थे। और उस रात, जब वह अकेले बैठकर रेड्डी के फार्म के बड़े से नक्शे को घूर रहा था, जिस पर तालाब नंबर 5 पर एक लाल गोला बना था, राकेश ने खुद से फुसफुसाया, यह सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं है, यह एक परिवार की त्रासदी है। और हर त्रासदी, सतह पर दिखने वाले गुनाह से कहीं ज्यादा गहरे पाप छिपाए होती है। पूर्वी गोदावरी पुलिस थाने के ठंडे कमरे में सुनीता जड़ होकर बैठी थी। उसके हाथ में एक टिश्यू था जो भीगकर फट चुका था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। बीच बीच में उसके कंधे कांप उठते। इंस्पेक्टर राकेश ने उसे बिना गुस्से के देखा, बस एक भारी लहजे के साथ, जो किसी को भी झूठ बोलने से रोक दे। तुमने कहा था कि अर्जुन ने तुम्हें फोन किया था। तुमने कहा था कि तुम उस तालाब पर सिर्फ एक बार गई थी। लेकिन रिकॉर्डिंग कुछ और कहती है। कैमरे ने तुम्हें तालाब नंबर 5 के किनारे काफी देर तक खड़े हुए कैद किया है। ठीक उस रात, जब उसका पानी खाली किया जाना था। तुम असल में क्या छिपा रही हो? सुनीता ने अपना सिर और झुका लिया। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मैं बस घबरा गई थी, साहब। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं वहां चली गई। राकेश ने धीरे से सिर हिलाया। उसने वह रिकॉर्डिंग उसके सामने चला दी। तस्वीर साफ दिखा रही थी कि सुनीता लगभग 15 मिनट तक खड़े होकर उस अंधेरे पानी को घूर रही थी। जो बेगुनाह होते हैं, वे उस जगह पर इतनी देर नहीं रुकते जहां उन्हें पता हो कि निगरानी हो रही है, राकेश ने कहा। जो बेगुनाह होते हैं, वे इतनी छोटी सी बात पर झूठ नहीं बोलते। आंसू फिर से गिरने लगे। इस बार जोर की चीख नहीं, बल्कि नाउम्मीदी भरे आंसू थे। सुनीता बमुश्किल फुसफुसाई, अगर मैं सच बता दूं, तो क्या मुझे बचाया जा सकता है? राकेश ने आगे झुककर उसकी आंखों में देखा। अगर तुम्हें मजबूर किया गया था, अगर तुम यह साबित कर सको, तो कानून नरमी बरत सकता है। लेकिन तुम्हें अभी बोलना होगा, सब कुछ शुरू से। सुनीता ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी सिसकियां तेज हो गई, लेकिन शब्द अभी भी गले में अटके थे। राकेश समझ गया। बचाव की वह दीवार अब टूटने लगी थी। एक अलग कमरे में सूर्य प्रकाश रेड्डी अपनी कुर्सी पर आराम से टिका हुआ था। उसकी उंगलियों में एक सिगरेट दबी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तुम लोग भी अजीब हो,
जाहिर है तालाब पर मेरे निशान होंगे। मैं उसका मालिक हूं। रस्सी? हर तालाब में रस्सी का इस्तेमाल होता है। तो क्या कहना चाहते हो कि मैंने अपने ही बेटे को मार डाला? एक युवा जासूस ने सबूतों की तस्वीरें मेज पर पटकी। ठेले के पहियों के निशान, 2 जोड़ी पैरों के निशान, गोदाम से मिली नायलॉन की रस्सी। लेकिन वह बूढ़ा आदमी बस हंस पड़ा, धुआं छोड़ते हुए। राकेश अंदर आया और कमान संभाली। वह धीरे धीरे रेड्डी की आंखों में सीधे देखते हुए बैठ गया। सबूतों पर बहस हो सकती है, रेड्डी, लेकिन गवाही का क्या? कोई पहले ही बोलना शुरू कर चुका है। कह रहा है कि यह सब उसकी गलती नहीं थी। कह रहा है कि किसी ने उस पर दबाव डाला और उसे मजबूर किया। वह मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। सिगरेट पकड़े हुए हाथ हल्का सा कांपा। हाँ, वो औरत खुद को बचाना चाहती है। अगर वह न होती तो मैं कभी। उसका वाक्य अधूरा रह गया। राकेश थोड़ा और आगे झुका। तो यह सच है। तुम दोनों के बीच कुछ था, कुछ ऐसा जिसने तुम दोनों को अर्जुन को रास्ते से हटाने का कारण दिया। वह मुस्कान वापस नहीं लौटी। हवा में बस सिगरेट का धुआं घुल रहा था। गलियारे में राकेश अकेले खड़े होकर उन 2 पूछताछ कक्षों के दरवाजों को घूर रहा था जो कसकर बंद थे। एक तरफ सुनीता अपराध बोध में लिपटे आंसू बहा रही थी। दूसरी तरफ रेड्डी, शांत लेकिन खतरनाक। एक ऐसे बाप के लिए कुछ ज्यादा ही शांत जिसने अभी अभी अपना बेटा खोया हो। टुकड़े उसके दिमाग में जुड़ने लगे थे। तालाब को लेकर झगड़ा, यह तो बस सतह का बहाना था। असली राज कहीं ज्यादा घिनौना था। तालाब जो कर्ज में डूबा था। एक बाप जिसे यकीन नहीं था कि उसका बेटा वारिस बन सकता है। और एक बहू जिसे परिवार का हिस्सा होना चाहिए था, वह एक नाजायज नजदीकी बना रही थी। राकेश ने अपनी डायरी में तेजी से नोट किया, बैंक का कर्ज, अर्जुन की कमजोरी, नाजायज रिश्ता, जायदाद हड़पने की महत्वाकांक्षा। सब कुछ एक ही मकसद की ओर इशारा कर रहा था, लालच, जो निजी गुनाह के साथ मिल गया था। उसने डायरी बंद की और धीमे से फुसफुसाया, यह सिर्फ कत्ल नहीं है, यह खून और प्यार का धोखा है जिसे उन लोगों ने अंजाम दिया जिन्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। रात गहरी हो रही थी। राकेश जानता था कि अगले दिन उसे आखिरी चाल चलनी होगी। उन दोनों को आमने सामने लाना होगा, क्योंकि मुजरिमों के बीच का बंधन कभी हमेशा के लिए नहीं होता। देर उनमें से कोई एक जरूर टूटेगा और तभी सच बाहर आएगा। उस रात, जून 2022 की शुरुआत में, पूर्वी गोदावरी के उस फार्म पर सन्नाटा पसरा था। समंदर की हवा धीरे धीरे चल रही थी। बस झाड़ियों से कीड़ों की आवाज और तालाब की दीवारों से टकराते पानी की हल्की छपछपाहट थी। फार्म के बीचों बीच खड़े उस बड़े से घर में लिविंग रूम की बत्ती अभी भी जल रही थी। मेज पर देसी दारू के 2 गिलास आधे खाली हो चुके थे। सूर्य प्रकाश रेड्डी बेंत की कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा उदास था, लेकिन आंखों में एक चमक थी। उसके सामने सुनीता सिर झुकाए बैठी थी, चेहरा तनावग्रस्त, उंगलियां आपस में गुंथी हुई थी। क्या तुम्हें यकीन है? सुनीता की आवाज कांपी। अगर यह सब नाकाम हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, रेड्डी गारू। रेड्डी ने उसे घूरकर देखा, फिर दारू की बोतल उठाकर दोबारा गिलास भरा। अगर नाकाम हुए तो हम दोनों बर्बाद होंगे, लेकिन अगर कामयाब हो गए
तो यह पूरा फार्म हमारा होगा। फिर कोई कमजोर बेटा नहीं होगा जो सिर्फ पैसे बर्बाद करना जानता हो। सन्नाटे ने उस बातचीत को निगल लिया। सुनीता ने एक भारी सांस ली। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन दुहक से नहीं, डर और महत्वाकांक्षा के मिलेजुले भाव से। वह जानती थी कि अपने ससुर के साथ उसका नाजायज रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और उस रात उनका फैसला एक था, अर्जुन को रास्ते से हटना होगा। रात के करीब 11 बजे अर्जुन का फोन बजा। दूसरी तरफ सुनीता की आवाज सिसकियों से भरी हुई थी। जी, मेरी बात सुनो, प्लीज मत जाओ। मेरी गलती थी, मैं बस माफी मांगना चाहती हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चौकी गार्ड हट पर आ सकते हो? मैं वहीं इंतजार कर रही हूँ। कमरे में अर्जुन, जो अपने पिता के साथ लंबे झगड़े से पहले ही थका हुआ था, एक पल के लिए चुप हो गया। उसका दिल अभी भी गुस्से में था, लेकिन अपनी पत्नी के आंसुओं से पिघल भी गया। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर के लिए आता हूँ, उसने संक्षेप में जवाब दिया। यह आखिरी वाक्य था जो उसने कभी कहा। तालाब के बीचों बीच बनी चौकी सुनसान थी। एक छोटी सी लालटेन तंग कमरे को रोशन कर रही थी, जहां लकड़ी के तख्त बिछे थे। सुनीता वहां पहले से बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। जैसे ही अर्जुन अंदर आया, वह खड़ी होकर उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़ लिया। जी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहती कि हम ऐसे ही रहें। अर्जुन ने सिर झुकाया, थोड़ा पिघल गया। तुम जानती हो मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं पिताजी से नाराज हूं। वह कभी मुझ पर यकीन नहीं करते। सुनीता ने सिर हिलाया और जोर से रोने का नाटक किया। उसने अर्जुन को कुछ देर के लिए गले लगाया और फिर फुसफुसाई, प्लीज, अब और नाराज मत होना। ठीक उसी पल चौकी के बगल में केले के झुरमुट के पीछे से सूर्य प्रकाश रेड्डी एक लंबा डंडा, लाठ, लिए हुए निकला। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द कहे, उसने वह डंडा अर्जुन के सिर के पिछले हिस्से पर पूरी ताकत से दे मारा। धड़ाम, एक जोरदार आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अर्जुन लड़खड़ाया और फिर फर्श पर ढेर हो गया। उसका शरीर अकड़ गया। बेजान। सुनीता ने एक दबी हुई चीख मारी, अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसका शरीर कांप रहा था। जी, अर्जुन जी। रेड्डी ने उसे ठंडी नजरों से घूरा। चुप, अब कमजोर मत पड़ो। हम इस रास्ते पर बहुत आगे आ चुके हैं। दोनों ने मिलकर अर्जुन के शरीर को घसीटकर फॉर्म के गोदाम तक पहुंचाया। वहां मोटी नायलॉन की रस्सी, जो आमतौर पर जाल बांधने के काम आती थी, पहले से ही तैयार रखी थी। अर्जुन के हाथ पैर कसकर बांधे गए, उसका पेट लपेटा गया और फिर उसके शरीर को एक बड़े से पत्थर से बांध दिया गया। 40 किलो से ज्यादा वजन का पत्थर, जो आमतौर पर जाल को डुबोने के लिए इस्तेमाल होता था। सुनीता ने आंखें बंद कर लीं। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ अभी भी रस्सी के सिरे को खींचकर गांठ कसने में मदद कर रहे थे। दिल ही दिल में वह चीख रही थी, लेकिन उसके होंठ एक शब्द नहीं कह पा रहे थे। एक छोटे से ठेले, हाथ गाड़ी पर दोनों ने अर्जुन के शरीर को गोदाम से तालाब नंबर 5 तक घसीटा। जिस पगडंडी से वे गुजरे, वहां गीली मिट्टी पर पहियों के लंबे निशान बन गए, साथ में उनके कदमों के निशान भी। वही निशान जो बाद में एक ऐसा मूक गवाह बने जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। तालाब के किनारे पहुंचकर दोनों एक पल के लिए रुके। झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। रात की हवा सुनीता के बालों को उड़ा रही थी।
अर्जुन का शरीर शांत था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा पीला दिख रहा था। अब रेड्डी ने फुसफुसाया, धक्का दो। सुनीता ने आंखें बंद कर ली और फिर दोनों ने मिलकर उस शरीर को पानी में धकेल दिया। छपाक! एक बड़े से छींटे की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। पानी एक पल के लिए घूमा और फिर शांत हो गया। छोटी छोटी लहरें फैलीं और फिर खो गई, मानो वहां कभी किसी इंसान को डुबोया ही न गया हो। दोनों चुपचाप खड़े, पानी की उस सतह को घूरते रहे जो वापस शांत हो गई थी। सुनीता सिसकने लगी, उसका शरीर लड़खड़ाया। रेड्डी ने उसकी बाह को जोर से खींचा। हमें वापस चलना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस रात वे घर लौट आए। रेड्डी ने सीधे हाथ धोए, कपड़े बदले और फिर शांति से सो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। सुनीता ने बाकी की रात कमरे के कोने में घुटनों को सीने से लगाए बैठकर बिता दी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। लेकिन जब सुबह हुई तो उसने करीने से कपड़े पहने, चेहरे पर थोड़ा पाउडर, होंठों पर हल्की लिपस्टिक। वह नाश्ते की मेज पर एक दुहखी चेहरे के साथ आई, एक ऐसी पत्नी का नाटक करते हुए जिसने अपना पति खो दिया हो। अगले कई दिनों तक वे अपना किरदार बखूबी निभाते रहे। रेड्डी ने सभी मजदूरों से कहा कि अर्जुन मुंबई चला गया है। सुनीता पड़ोसियों के सामने रोती रही कि उसके पति से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वे मानते थे कि वे बच निकलेंगे, कम से कम तब तक जब तक कि पुलिस ने उस गड़बड़ी को सूंघना शुरू नहीं कर दिया। घटना के इस पुनर्निर्माण को सबूतों के टुकड़ों और सुनीता के धुंधले इकबालनामे से जोड़कर राकेश बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर सका। उसने कई केस देखे थे, लेकिन यह केस एक अलग ज़ख्म दे गया। एक बाप जो अपने ही बेटे का कातिल बन गया, अपनी ही बहू की मदद से, जिसे परिवार का हिस्सा होना चाहिए था। उसने मन ही मन फुसफुसाया, अर्जुन के पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। उस रात उसे उन दो लोगों ने धोखा दिया जो उसके सबसे करीबी थे। पूछताछ कक्ष में वक्त मानो धीमा चल रहा था। सुनीता झुकी हुई बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा डर से मुरझाया हुआ। उसके कांपते हाथ एक गीले टिश्यू को मरोड़ रहे थे। उसके होंठ हिलते रहे, लेकिन शब्द गले में ही अटके हुए थे। राकेश ने एक फाइल उसके सामने सरका दी। इसके अंदर तस्वीरें हैं। राकेश की आवाज सपाट थी। तालाब के किनारे तुम्हारे चप्पल के छोटे निशान, कैमरे की फुटेज जिसमें तुम तालाब नंबर 5 के किनारे देर तक खड़ी हो, और अर्जुन के जिस्म की तस्वीर उस हरी धारी वाली कमीज में। ये सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं, सुनीता। अगर तुम बस चुप रहोगी तो तुम उस आदमी के साथ ही डूब जाओगी जिसने तुम्हें इस गड्ढे में धकेला है। लेकिन अगर तुम अभी बोलोगी तो शायद तुम खुद को बचा सकती हो। सुनीता ने सिर झुका लिया, उसके कंधे कांप उठे, आंसू तेजी से बहने लगे। कुछ सेकंड तक सिर्फ धीमी सिसकियों और घड़ी की टिक टिक की आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे वे शब्द बाहर निकले, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, साहब। यह सब गलत है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया। राकेश चुप रहा, उसे अपनी बात पूरी करने का मौका देते हुए। सुनीता की आंखें खाली हो गईं, उसकी निगाहें छत पर टिक गईं। यह सब उस रात शुरू हुआ जब अर्जुन जी काम से शहर से बाहर गए थे। रेड्डी गारू मेरे कमरे के दरवाजे पर आए। उन्होंने मेरे लिए दारू डाली। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की।
कहा, ताकि मुझे अकेलापन न लगे। फिर वह मीठी बातें करने लगे। कहने लगे कि मैं खूबसूरत हूँ, कि मुझे अर्जुन जैसे कमजोर पति से बेहतर कोई मिलना चाहिए। मैं चौंक गई, गुस्सा हुई, लेकिन डर भी गई। उस रात उन्होंने मुझे छुआ। मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं बता नहीं सकती कैसे। उसके बाद सब कुछ बदल गया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। मुझे नफरत थी, लेकिन मैं छूट भी नहीं पा रही थी। वह रातों को आते रहे, हमेशा धमकियों के साथ। कहते थे कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह इल्जाम मुझ पर ही डाल देंगे कि मैंने उन्हें फंसाया है। वह जानते थे कि मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और धीरे धीरे मैं फंसती चली गई। मैंने अपना रास्ता खो दिया। राकेश चुपचाप बस उसे तीखी लेकिन सहानुभूति भरी नजरों से देखता रहा। वहीं से सब कुछ और बिगड़ गया। सुनीता ने आगे कहा, रेड्डी गारू हमेशा कहते थे कि अर्जुन इस फार्म को संभालने के लायक नहीं है। वह कहते थे कि अर्जुन उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर देगा। वह गुस्सा होते थे क्योंकि अर्जुन अक्सर काम करने के तरीकों पर उनसे सहमत नहीं होता था। वक्त के साथ वह गुस्सा नफरत में बदल गया। और इस सब के बीच रेड्डी गारू के साथ मेरा रिश्ता एक गंदा राज बन गया जिसने मुझे और जकड़ लिया। सुनीता की आवाज और धीमी हो गई। मैंने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा कहते थे कि अगर अर्जुन को पता चला तो मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाएगी। वह कहते थे, सिर्फ एक ही रास्ता है, अर्जुन को हटना होगा। शुरू में मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। भला कोई बाप अपने बेटे को कैसे। लेकिन रात दर रात वह यही बात दोहराते रहे, अगर वह चला गया तो हम दोनों आजाद हो जाएंगे। हम इस फार्म पर राज करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। सुनीता एक पल के लिए रुकी, अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बेवकूफ थी। मैंने विरोध नहीं किया। मैं बस चुप रही। और मेरी खामोशी मेरी सहमति बन गई। जिस रात अर्जुन को मारा गया, मैंने ही उसे फोन किया था। मैंने ही उसे चौकी पर बुलाया था। मुझे पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैंने फिर भी किया। क्योंकि मैं बहुत दूर जा चुकी थी, बहुत डर गई थी और बहुत लालची हो गई थी। राकेश ने उसे घूर कर देखा। तो तुम मानती हो कि तुम शुरू से ही इस साजिश का हिस्सा थी? सुनीता ने धीरे से सिर हिलाया, उसका शरीर कांप रहा था। हाँ, मैं हिस्सा थी, लेकिन मैं एक पीड़िता भी थी। मैं एक ऐसे गुनाह में फंस गई थी जिसे मैं खुद रोक नहीं सकी। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। दूसरे जासूस जो वहां मौजूद थे एक दूसरे को सख्त चेहरों से देखने लगे। उनके मन में घिन और दया का मिलाजुला भाव था। राकेश ने फिर धीमे से पूछा, क्या तुम जानती हो कि रेड्डी अर्जुन से इतनी नफरत क्यों करते थे? क्या सिर्फ फार्म की वजह से? सुनीता ने सिर हिलाया। सिर्फ वह नहीं था। वह हमेशा महसूस करते थे कि अर्जुन एक मजबूत मर्द नहीं है। कहते थे कि अर्जुन फैसले नहीं ले सकता, सख्त नहीं हो सकता। उन्हें ऐसा बेटा होने पर शर्म आती थी। वह एक ऐसा वारिस चाहते थे जो उनके जैसा हो, सख्त, हिम्मती, जरूरत पड़ने पर मक्कार। और अर्जुन जितनी नरमी दिखाता, रेड्डी की नफरत उतनी ही बढ़ती जाती। वह अपने बेटे को जैसा वह था वैसा स्वीकार नहीं कर पाए। राकेश ने तेजी से नोट किया। सब कुछ साफ हो रहा था। मकसद सिर्फ जायदाद नहीं था,
बल्कि अहंकार, इज्जत और एक बाप की अपनी ही औलाद के लिए अंधी नफरत थी। सुनीता ने फिर राकेश को देखा। उसका चेहरा थकान से भरा था। मैं जानती हूँ मुझे सजा मिलेगी। मैं जानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं भीख मांगती हूँ। यह सब सही सही दर्ज करें। अर्जुन जी की कोई गलती नहीं थी। वह बस एक ऐसे पति थे जो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे और अपने पिता से बहुत डरते थे। आंसू फिर से गिरे, इस बार ज्यादा शांति से, मानो एक बड़ा बोझ बस थोड़ा सा ही सही उतर गया हो। राकेश ने अपनी नोटपैड बंद की और खड़ा हो गया। सच्चाई गुनाह को मिटा नहीं सकती सुनीता, लेकिन कम से कम बोलकर तुमने झूठ का बोझ बढ़ाना बंद कर दिया है। वह कमरे से बाहर निकल गया, सुनीता को रोता हुआ छोड़कर। लंबे गलियारे में वह एक पल के लिए रुका, उस दूसरे पूछताछ कक्ष की ओर देखते हुए जहां सूर्य प्रकाश रेड्डी को रखा गया था। वहां वह बूढ़ा आदमी अभी भी अड़ा हुआ था, अभी भी खुद को दोषी मानने से इनकार कर रहा था। राकेश जानता था कि इस केस का अंत सिर्फ यह जानना नहीं था कि किसने मारा या किसने धक्का दिया। अंत उस परिवार के अंदर की सड़ांध का पर्दाफाश करना था। नाजायज रिश्ते, महत्वाकांक्षा और नफरत, जिसने इस कत्ल को जन्म दिया। उस रात राकेश ने अपनी फाइल में आखिरी नोट लिखा, मुख्य मकसद जायदाद और सत्ता, भड़काने वाला कारण ससुर-बहू के बीच नाजायज रिश्ता, अंजाम दोनों की मिलीभगत से, रेड्डी द्वारा डंडे से वार, सुनीता की भूमिका चारा बनना और लाश को बांधने में मदद करना। निष्कर्ष, परतों में लिपटे गुनाह से पैदा हुई एक पारिवारिक त्रासदी। सूर्य प्रकाश रेड्डी पूछताछ की कुर्सी पर सख्त चेहरे के साथ बैठा था। उसके दोनों हाथ छाती पर बंधे थे। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट आधी जल चुकी थी। वह एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जिसका हालात पर पूरा काबू हो। हालांकि हकीकत यह थी कि दीवारें उसके चारों ओर कसती जा रही थी। राकेश ने शांत कदमों से अंदर प्रवेश किया। वह ज्यादा फाइलें लेकर नहीं आया था, बस एक बड़ी सी तस्वीर, अर्जुन के उस जिस्म की जो पत्थर से बंधा मिला था। चेहरा बिगड़ा हुआ, जिस्म गला हुआ। उसने वह तस्वीर मेज पर रेड्डी के मुंह के सामने रख दी। इसे ध्यान से देखो, राकेश ने सपाट आवाज में कहा। यह तुम्हारा बेटा है। रेड्डी ने एक पल के लिए नजर घुमाई, बस एक सेकंड, फिर वापस राकेश को ठंडी आंखों से घूरने लगा। यह एक लाश है। इसे मेरा बेटा मत कहो। मेरा बेटा बहुत पहले मर गया था, उसी दिन जब उसने एक बुज़दिल बनना चुना। कमरा खामोश हो गया। यह वाक्य किसी चीख से ज्यादा चुभने वाला था। राकेश आगे झुका। उसकी निगाहें तीखी थी। तो यह सच है। तुमने उसे मारा, उसे बांधा और फिर उसे तालाब में फेंक दिया। रेड्डी एक छोटी, कड़वी हंसी हंसा। अब इनकार करने का क्या फायदा? तुम लोगों ने उस औरत के मुंह से सब सुन ही लिया है। उसे रोने दो और मुझ पर इल्जाम लगाने दो। लेकिन अगर तुम असली वजह जानना चाहते हो, तो मैं बताऊंगा। क्योंकि अर्जुन जैसा बेटा होने से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उसकी आवाज ऊंची होने लगी, बरसों से दबे गुस्से से भरी हुई। बचपन से वह कमजोर था, कभी लड़ने की हिम्मत नहीं की। अगर मैं उसे डांटता तो वह बस चुप हो जाता। अगर मैं उसे फार्म पर मेहनत करने को कहता तो वह बैठकर नोट्स लिखना या नए बेवकूफी भरे तरीकों के बारे में बात करना पसंद करता था। उसे लगता था कि यह फार्म
सिद्धांतों से नरमी से चलाया जा सकता है। मैंने यह सब कुछ पसीने, खून और धोखे से बनाया है। और वह अपने मासूम चेहरे के साथ आकर कहता है कि वह सब कुछ बदलना चाहता है। बेवकूफ लड़का। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा, जिससे उसकी सिगरेट गिर गई। उसकी सांसें फूल रही थी, लेकिन आंखें जल रही थी। जब भी मैं उसका चेहरा देखता, मुझे गुस्सा आता। वह मेरे जैसा नहीं था। उसमें हिम्मत नहीं थी, उसमें शातिरपन नहीं था। और मैं जानता था, अगर मैं मर गया, तो मेरी बनाई हर चीज उसके हाथों तबाह हो जाएगी। इससे अच्छा था कि मैं खुद ही उसे खत्म कर दूं। इससे अच्छा था कि वह मेरा नाम बदनाम करने से पहले ही मर जाए। राकेश ने उसे घूर कर देखा। तुम उसके बाप हो। तुम्हारा खून उसकी रगों में बहता था। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? रेड्डी ने मुड़कर मजाक उड़ाती नजरों से देखा। बाप? बाप होने का क्या मतलब है अगर अपनी ही औलाद बोझ जैसी लगे? ज्यादा पाकसाफ मत बनो, राकेश। तुम जानते हो इस दुनिया में कई बाप हैं जो जायदाद के लिए अपनी औलाद को तड़पते हुए छोड़ देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने इंतजार नहीं किया। मैंने कदम उठाया। वह एक पल के लिए रुका, फिर धीमी लेकिन ठंडी आवाज में बोला, और यह मत सोचना कि मैं अकेला था। सुनीता। हाँ, वह औरत। वह भी अर्जुन की कमजोरी से तंग आ चुकी थी। वह और ज्यादा चाहती थी। वह ताकत चाहती थी। और मैंने उसे वह दी। हम दोनों जानते थे कि अर्जुन सिर्फ एक रोड़ा है। इसलिए हमने उसे हटा दिया। राकेश ने धीरे से मेज थपथपाई। तुम्हें एहसास नहीं है, रेड्डी। जिस औरत का तुम बचाव कर रहे हो, वह तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप चुकी है। उसने कहा कि तुमने उसे बहकाया, तुमने उसे मजबूर किया। उसने कहा कि तुमने उस पर दबाव डाला। और अब वह तुम पर इल्जाम लगाकर कम सजा की भीख मांग रही है। रेड्डी एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसके मुंह से एक कड़वी हंसी निकली। हाँ, मुझे अंदाजा था। कोई औरत वफादार नहीं होती। सब सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, राकेश। वह यह कहने में झूठ नहीं बोल रही कि मैंने अर्जुन को मारा। हाँ, मैंने ही वह डंडा चलाया था। मैंने ही उसके जिस्म को रस्सी से बांधा था। मैंने ही उसे तालाब में धकेला था। और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। कमरे में तनाव बढ़ गया। वहां मौजूद दूसरे जासूस एक दूसरे को देखने लगे। इतने ठंडे इकबालनामे से उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। राकेश ने एक सांस ली, लेकिन अपनी नजरें सख्त रखीं। तो तुम्हें अपने ही बेटे को मारने पर गर्व है? तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? रेड्डी ने खालीपन से दीवार को घूरा। उसकी आवाज शांत थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। अफसोस? किस बात का अफसोस? वह कभी मेरा गर्व था ही नहीं। वह सिर्फ एक कमजोरी था। और कमजोरी को डोट मिटाना ही पड़ता है। राकेश खड़ा हो गया, उस बूढ़े आदमी को घिन से भरी तीखी नजरों से देखते हुए। नहीं, रेड्डी। सच्चाई यह है कि तुम कमजोरी को नहीं मिटा रहे थे। तुम उस आईने को मार रहे थे जो तुम्हें याद दिलाता था कि तुम खुद कितने नाजुक हो। तुमने ताकत की वजह से नहीं, डर की वजह से क्ल किया। इन शब्दों ने रेड्डी का चेहरा बदल दिया। पहली बार उसकी आंखों में एक कंपन दिखा। लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला, अपना चेहरा फिर से सख्त कर लिया, सारे सुराख बंद कर लिए। लेकिन राकेश के लिए इतना ही काफी था।
वह जानता था कि जरूरी इकबालनामा मिल चुका है। रेड्डी ने खुद नफरत से, गुस्से से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के सब कबूल कर लिया था। पूछताछ कक्ष से बाहर निकलकर राकेश ने नोट किया पूरा इकबालनामा रेड्डी द्वारा कुछ चीज से वार करके किया गया। मकसद सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षा, बेटे की कमजोरी से नफरत और बहू के साथ नाजायज रिश्ता। कोई पछतावा नहीं, सिर्फ नफरत। लंबे गलियारे में वह एक पल के लिए रुका। एक तरफ से सुनीता की सिसकियां सुनाई दे रही थी, जो अभी भी रो रही थी। दूसरी तरफ से रेड्डी की कड़वी हंसी की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। दो लोग जिन्हें परिवार होना चाहिए था, अब एक दूसरे को छुरा घोंपते दो शैतानों में बदल चुके थे। राकेश ने अपनी डायरी बंद की और मन ही मन बुदबुदाया, अर्जुन अपनी बेवकूफी की वजह से नहीं मरा। वह उन लोगों के धोखे से मरा जिन्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। पूर्वी गोदावरी पुलिस थाने में अगले दिन तनाव भरे रहे। सबूत इकट्ठा हो चुके थे। सिर पर जख्म वाली अर्जुन की लाश, गोदाम से मिले बंडल से मेल खाती नायलॉन की रस्सी, सीसीटीवी फुटेज जिसमें सुनीता बार बार तालाब नंबर 5 के पास दिख रही थी, और साथ ही सुनीता और सूर्य प्रकाश रेड्डी दोनों के जुबानी इकबालनामे। इन सबको अब एक बड़ी फाइल में पिरोया जा रहा था जो उन दोनों की किस्मत तय करने वाली थी। इंस्पेक्टर राकेश अपने दफ्तर में बैठा एक बड़े से बोर्ड को घूर रहा था, जो तस्वीरों, नोट्स और सबूतों को जोड़ती लाल लकीरों से भरा हुआ था। बोर्ड के बीचों बीच अर्जुन की एक तस्वीर थी, एक नौजवान चेहरा जो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। यह सब तुम्हारे लिए है, अर्जुन, वह धीमे से फुसफुसाया। लेकिन अभी एक कदम बाकी था। आमना सामना, क्रॉस कॉन्फ्रॉन्टेशन। दोनों मुजरिमों को एक ही कमरे में लाना, उन्हें एक दूसरे को घूरने देना और एक दूसरे के झूठ को सुनने देना। राकेश जानता था कि यह कदम जोखिम भरा था, लेकिन यह सच्चाई को जड़ने वाली आखिरी कील साबित हो सकता था। उस रात पूछताछ कक्ष को अलग तरीके से सजाया गया। एक लंबी मेज, दो कुर्सियां आमने सामने और कुछ जासूस कमरे के किनारों पर बैठे थे। सुनीता को पहले लाया गया। उसका चेहरा पीला था, आंखें सूजी हुईं। वह अपने शरीर को सिकोड़कर बैठ गई, दोनों हाथ गोद में रखे हुए। कुछ मिनट बाद दरवाजा फिर खुला। सूर्य प्रकाश रेड्डी भारी कदमों लेकिन आत्मविश्वास के साथ अंदर आया। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिली, कमरे की हवा मानो जम गई। न कोई सलाम, न कोई दुआ, बस नफरत और पछतावे से भरी घूरती आंखें। राकेश ने शांति से बातचीत शुरू की। आज हम तुम दोनों से सीधे सुनना चाहते हैं। अब और शब्दों का खेल नहीं। हकीकत साफ है। बस यह देखना है कि इसे कबूल करने की हिम्मत किसमें है। सुनीता कांप उठी। मैंने सब बता दिया है। शुरुआत उसने की थी। उसने मुझे मजबूर किया। मैं बस फंस गई थी। मुझे अफसोस है। रेड्डी ने उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। तुमने खुद कबूल किया कि तुम इसमें शामिल थी, तो अब पीड़िता बनने का नाटक मत करो। तुम ही मेरे पास आई थी। तुमने ही कहा था कि अर्जुन लायक नहीं है। तुमने ही मुझे फुसलाया था कि हम साथ हो सकते हैं। और अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। सुनीता चीख पड़ी। उसके आंसू फूट पड़े। झूठ। तुम उस रात मेरे कमरे में आए थे। तुमने मुझे छुआ। मैं डर गई थी।
मैं भाग नहीं सकती थी। तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे फंसाया। अगर मैं चुप थी तो इसलिए कि तुमने मुझे धमकी दी थी। रेड्डी ने अपनी मुट्ठी से मेज पर जोर से मारा। चुप। हकीकत को मत बदलो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत थी? मैं कई और औरतें रख सकता था, लेकिन तुम ही आई थी, अपनी उन हवस भरी आंखों के साथ। और अब तुम शहीद बनने का नाटक कर रही हो। राकेश ने अपना हाथ उठाकर उस चीख पुकार को रोका। बस। तुम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा चुके हो, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। अर्जुन को मारा गया, बांधा गया, तालाब में फेंका गया। तुम दोनों वहां थे। ठेले के निशान, पैरों के निशान, सब मौजूद है। और तुम दोनों अपने अपने हिस्से का जुर्म कबूल कर चुके हो। मेरा बस एक सवाल है, कत्ल का मशवरा पहली बार किसने दिया था? कमरा फिर से खामोश हो गया। सुनीता ने सिर झुका लिया, उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी आवाज धीमी थी। उसी ने पहली बार कहा था कि अर्जुन को रास्ते से हटाना होगा। रेड्डी कड़वी हंसी हंसा। उसने एक पल के लिए सिर झुकाया, फिर राकेश को घूर कर देखा। उसे कहने दो जो वह चाहती है। मुझे परवाह नहीं। हाँ, मैंने अर्जुन को मारा, मैंने उसे बांधा, मैंने उसे तालाब में धकेला। और मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं है। यह मेरा फैसला था, उसकी वजह से नहीं। मैंने यह किया क्योंकि मैं एक बुज़दिल की औलाद से तंग आ चुका था। वहां मौजूद सभी जासूस एक दूसरे को देखने लगे। ये शब्द किसी भी चाकू से ज्यादा तेज थे। अब कुछ भी इनकार करने को नहीं बचा था। राकेश खड़ा हो गया, दोनों को बारी बारी से घूरते हुए। तो यह साफ है, तुम दोनों शामिल थे। तुम्हारी भूमिकाएं अलग थी, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर परिवार को कलंकित किया है, अपने ही खून को बर्बाद किया है। आज से यह केस आधिकारिक तौर पर अभियोजन प्रोसिक्यूशन के लिए बढ़ाया जा रहा है। तुम दोनों पर काकीनाडा जिला न्यायालय में मुकदमा चलेगा। सुनीता जोर जोर से रोने लगी, उसका शरीर कुर्सी पर ढह गया। प्लीज, मैं भीख मांगती हूं। मैं पूरी जिंदगी जेल में नहीं रहना चाहती। मेरी गलती है, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। प्लीज मुझे एक मौका दो। रेड्डी बस चुपचाप बैठा रहा, उसका चेहरा सख्त, लेकिन उसकी ठंडी आंखों के पीछे एक कड़वी टीस थी। अफसोस नहीं, बल्कि इस बात का गम कि उसका राज सबके सामने नंगा हो चुका था। कुछ दिनों बाद मुकदमे की फाइल पूरी तरह तैयार कर ली गई। मजदूरों की गवाही, फोरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, पैरों के निशान, यहाँ तक कि फर्म के कर्ज के वे कागजात भी जिनसे आर्थिक मकसद मजबूत होता था, सब एक साथ जोड़ दिए गए। सरकारी वकील, जिसने फाइल रिसीव की, ने राकेश से संक्षेप में कहा, यह बहुत संगीन मामला है। जनता में उबाल है, लेकिन आपके सबूत ठोस हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन पर मुकदमा चलना ही चाहिए। राकेश ने सिर हिलाया। वह जानता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अदालत में वे अभी भी कहानी बदलने की कोशिश कर सकते हैं, हमदर्दी बटोरने की या एक दूसरे को फिर से नीचे गिराने की। लेकिन राकेश के लिए उसका काम साफ था, सच्चाई को अदालत के कटघरे तक पहुंचाना, ताकि सब देख सकें कि यह धोखा कितना काला था। फाइल को आधिकारिक तौर पर भेजने से पहले की रात राकेश अपने दफ्तर में अकेला बैठा था। उसने एक बार फिर अर्जुन की तस्वीर को देखा।
इंसाफ तुम्हारी जिंदगी वापस नहीं ला सकता, अर्जुन, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया उन्हें उनका सिला जरूर मिलेगा। उसने आखिरी फाइल को सख्ती से बंद किया। यह केस, जो शुरू में एक मामूली गुमशुदगी की रिपोर्ट के तौर पर आया था, अब पूर्वी गोदावरी की सबसे खौफनाक पारिवारिक त्रासदी में बदल चुका था। और कल कानून का पहिया और तेजी से घूमेगा। सितंबर 2022 की शुरुआत। काकीनाडा का जिला न्यायालय खचाखच भरा हुआ था। सुबह तड़के से ही लोग जमा होने लगे थे। ज्यादातर रेड्डी के फार्म के आसपास के गांवों के लोग थे। सब उस त्रासदी का अंत अपनी आंखों से देखना चाहते थे जिसने उन्हें महीनों तक झकझोर कर रखा था। बैठने की जगह भर चुकी थी। कुछ लोग तो गलियारे में खड़े होकर ही मुकदमे की सुनवाई सुनने को राजी थे। कटघरे में सुनीता पीले चेहरे, सूजी आंखों के साथ बैठी थी। एक काला दुपट्टा उसके उलझे बालों को ढके हुए था। वह नाजुक लग रही थी, बीच बीच में सिसक पड़ती। उसका शरीर सिकुड़ा हुआ था, मानो वह लोगों की नजरों से छिप जाना चाहती हो। उसके बगल में सूर्य प्रकाश रेड्डी एक गंदी सफेद कमीज पहने तनकर बैठा था। उसका चेहरा सख्त, निगाहें ठंडी थी, मानो यह सब बस एक औपचारिकता हो। न कोई पछतावा, न कोई डर। सरकारी वकील ने सख्त आवाज में मुकदमा शुरू किया। जज साहब, यह मामला सिर्फ एक हत्या का अपराध नहीं है। यह एक पारिवारिक त्रासदी है, जहां एक बाप ने अपनी बहू के साथ मिलकर जानबूझकर जायदाद, सत्ता और एक नाजायज रिश्ते के लिए अपने ही सगे बेटे और पति का कत्ल किया और उसे अंजाम दिया। हमारे द्वारा पेश किए गए सबूत मुकम्मल हैं। फोरेंसिक नतीजे, सीसीटीवी फुटेज, मजदूरों की गवाही और साथ ही मुजरिमों का अपना इकबालनामा। हम अदालत से गुजारिश करते हैं कि इस जघन्य अपराध के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। अदालत के कमरे में एक सिहरन दौड़ गई। दर्शकों की सीटों से कुछ लोग अविश्वास में सिर हिला रहे थे। फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। हद हो गई। बाप ने अपने ही बेटे को मार डाला। अल्लाह रहम करे, यकीन नहीं होता। बचाव पक्ष के वकीलों ने बारी बारी से बात की। सुनीता के लिए वकील ने उसे एक हेरफेर की शिकार के तौर पर पेश करने की कोशिश की। जज साहब, मेरी मुवक्किल सुनीता एक जवान औरत है जो अपने ससुर के यौन और मानसिक दबाव में फंसी हुई थी। उसका कत्ल करने का कभी कोई इरादा नहीं था। उसे सिर्फ इसमें हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया गया। आज जो आंसू आप देख रहे हैं, वे उसके सच्चे पछतावे का सबूत है। सुनीता ने अपना सिर और झुका लिया, धीमे धीमे रोने लगी। उसके आंसू इकबालनामे के कागज पर गिर रहे थे। वह बमुश्किल फुसफुसाई, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। सूर्य प्रकाश रेड्डी के लिए वकील के पास ज्यादा कुछ नहीं था। सबूत बहुत मजबूत थे। पूछताछ में उसका अपना इकबालनामा बहुत साफ था। बचाव की जो रणनीति अपनाई गई, वह बस यह थी कि यह कदम बेकाबू भावनाओं में उठाया गया था। लेकिन रेड्डी के खुद के हावभाव उस दलील को खारिज कर रहे थे। वह अभी भी सिर उठाए बैठा था। कभी कभी वकील की बातें सुनकर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुरा देता। गवाहों को बुलाना शुरू किया गया। रामू काका, फॉर्म का सबसे पुराना मजदूर, कांपते हुए चेहरे के साथ गवाह के कटघरे में आया। मैंने सुनीता मैडम को रात में तालाब नंबर 5 की तरफ जाते देखा था। मुझे पानी से अजीब सी बदबू भी आई। मैंने झींगों को सतह पर आते देखा, लेकिन मैंने बोलने की हिम्मत नहीं की।
मुझे रेड्डी साहब से डर लगता था। अगर मुझे पता होता कि अंजाम यह होगा, तो शायद मैं पहले ही बोल देता। रामू काका की आवाज भर्रा गई, उसकी आंखें भर आईं। अदालत में मौजूद कई लोगों ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उस डर को समझते हुए जो उसने कभी महसूस किया था। फिर फोरेंसिक डॉक्टर ने गवाही दी। पीड़ित की मौत डूबने से नहीं हुई थी। सिर के पिछले हिस्से पर एक कुंद घाव था, इतना जोरदार कि पीड़ित या तो बेहोश हो जाए या तुरंत मर जाए। उसके बाद पीड़ित को मोटी नायलॉन की रस्सी से बांधा गया और पत्थर का वजन दिया गया। यह कार्रवाई साफ तौर पर अचानक नहीं, बल्कि सुनियोजित थी। इन शब्दों ने अदालत का माहौल और भी संगीन कर दिया। सुनीता और जोर से सिसकने लगी, जबकि रेड्डी अभी भी ठंडा बैठा था, मानो जिसकी बात हो रही है वह उसका अपना बेटा न हो। जब बयान देने की बारी आई, तो सुनीता कांपते हुए शरीर के साथ खड़ी हुई। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। मैंने उस रात अर्जुन जी को फोन किया था। मैंने उन्हें चौकी पर आने को कहा, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं। मैंने बस मदद की, क्योंकि मैं डरी हुई थी। रेड्डी गारू हमेशा मुझ पर दबाव डालते थे, मुझे धमकाते थे। मैं भाग नहीं सकती थी। मुझे अफसोस है। प्लीज मुझे सजा दे, लेकिन मेरी सजा को उनकी सजा के बराबर न रखें। मैंने यह सब प्लान नहीं किया था। उसके आंसू बह निकले। उसने अपने हाथ ऐसे फैलाए मानो वह माफी मांग रही हो। सिर्फ जज से नहीं, बल्कि पूरी अदालत से। दर्शकों में से कुछ लोग पिघल गए। कुछ और लोगों ने मुंह बिचकाया, यह मानते हुए कि उसके आंसू सिर्फ एक नाटक थे। फिर सूर्य प्रकाश रेड्डी की बारी आई। वह शांत कदमों से खड़ा हुआ, बिना किसी झिझक के जजों की बेंच को घूरते हुए। उसकी आवाज भारी और साफ थी। हाँ, मैंने अर्जुन को मारा। मैंने उसे बांधा और मैंने ही उसे तालाब में धकेला। लेकिन यह मत सोचना कि मुझे इसका अफसोस है। वह लड़का जीने के लायक नहीं था। वह कमजोर था। वह वारिस नहीं बन सकता था। अगर यह फार्म उसके हाथों में जाता, तो मेरी बनाई हर चीज तबाह हो जाती। इससे अच्छा था कि वह मर जाता। यह मेरा फैसला था, और मैं इसका अंजाम भुगतने को तैयार हूं। क्या? पूरी अदालत में कोहराम मच गया। कुछ लोग चीख पड़े, कुछ ने अविश्वास में अपना मुंह ढक लिया। जज ने शांति बनाए रखने के लिए 3 बार जोर से हथौड़ा पीटा। सरकारी वकील ने बस सिर हिलाया। जज साहब, यह इकबालनामा ही इरादे, मकसद और अफसोस की कमी को साबित करने के लिए काफी है। हम सूर्य प्रकाश रेड्डी के लिए फांसी की सजा, मौत की सजा, और सुनीता के लिए उसके सहयोग को देखते हुए उम्रकैद की सजा की अपनी मांग को दोहराते हैं। सुनवाई स्थगित कर दी गई। फैसला अगली सुनवाई में सुनाया जाना था। जब उन्हें बाहर ले जाया गया, तो सुनीता सिसकती हुई सिर झुकाए हुए थी। उसका शरीर एक बेजान गुड़िया की तरह कमजोर पड़ गया था। रेड्डी तनकर चल रहा था, चेहरा सपाट। इमारत के बाहर सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे। वे गुस्से में चीख रहे थे। कुछ अर्जुन को याद करके रो रहे थे। कुछ बस नफरत भरी आंखों से घूर रहे थे। राकेश इमारत की सीढ़ियों पर खड़ा उस भीड़ को और पुलिस द्वारा ले जाए जा रहे उन 2 मुजरिमों को देख रहा था। उसने मन ही मन बुदबुदाया, फैसले का दिन सिर्फ अर्जुन के लिए इंसाफ का दिन नहीं होगा, बल्कि उन सभी लोगों के लिए होगा जिन्होंने देखा कि इंसान का लालची दिल एक परिवार को कैसे तबाह कर सकता है। उस सुबह
काकीनाडा जिला न्यायालय की इमारत एक बार फिर इंसानों के समंदर से भर गई थी। वह दिन आ गया था जिसका इंतजार था। फैसले का दिन। सबने अपनी सांसें रोक रखी थीं, उस त्रासदी का अंत जानने के लिए जिसने न सिर्फ एक परिवार का नाम मिटाया था, बल्कि समाज के दिल को भी झकझोर दिया था। जजों की बेंच ने गंभीर चेहरों के साथ अदालत कक्ष में प्रवेश किया। हथौड़ा 3 बार पीटा गया। अचानक सन्नाटा पसर गया। सिर्फ पुराने पंखे की चरमराती आवाज सुनाई दे रही थी। तमाम सबूतों, गवाहों, फोरेंसिक नतीजों और मुजरिमों के इकबालनामे पर गौर करने के बाद मुख्य न्यायाधीश की आवाज भारी और साफ थी। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम सूर्य प्रकाश रेड्डी अपने ही सगे बेटे अर्जुन की सुनियोजित हत्या करने का दोषी करार दिया जाता है। इसके तहत यह अदालत मुजरिम सूर्य प्रकाश रेड्डी को डोट फांसी की सजाए मौत सुनाती है। अदालत में एक शोर गूंज उठा। कुछ लोगों ने राहत में चीखा, कुछ धीमे से प्रार्थना करने लगे। कटघरे में रेड्डी बस हल्का सा मुस्कुराया। न आंसू, न अफसोस। उसने धीरे से सिर हिलाया, मानो यह सजा उस रास्ते का एक तार्किक अंत हो जिसे उसने खुद चुना था। जज ने जारी रखा, मुजरिम सुनीता इस साजिश और कत्ल में साथ देने की दोषी पाई जाती है, लेकिन उसके सहयोगी रवैये, पछतावे और जांच में मदद करने वाले इकबालनामे को देखते हुए यह अदालत मुजरिम सुनीता को डोट उम्रकैद की सजा सुनाती है। सुनीता के होठों से एक चीख निकली। उसका शरीर जोरों से कांपने लगा। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, वह फुसफुसाई। इमारत के बाहर फैसले की खबर तेजी से फैली। इंतजार कर रहे सैकड़ों लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने तालियां बजाईं, कुछ ने शुक्र मनाया, कुछ ने बस अपना सिर हिलाया। अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई बाप अपनी ही औलाद का कातिल कैसे हो सकता है। राकेश अदालत के पीछे खड़ा दूर से यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन राहत महसूस की, लेकिन एक खालीपन भी था। इंसाफ हो गया था, लेकिन अर्जुन की जिंदगी वापस नहीं आने वाली थी। कानून की जीत का क्या मतलब अगर जख्म इतना गहरा हो? जब मुजरिमों को बाहर ले जाया गया तो सुनीता अपने कमजोर पैरों पर लगभग गिर ही पड़ी थी। पुलिस वालों ने उसे संभाला, जबकि वह लगातार रोती रही। रेड्डी तनकर चल रहा था, सिर ऊंचा, होंठ पर एक कड़वी मुस्कान। मानो वह दिखाना चाहता हो कि हारने के बाद भी वह अपने दिमाग में अजय है। बाहर की भीड़ चीख उठी, सजा सही मिली। कोई दूसरा रेड्डी पैदा नहीं होना चाहिए। वह आवाज गूंज उठी, हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी बनकर जो अभी भी पारिवारिक रिश्तों के पीछे घिनौने इरादे पाले हुए था। फैसले के बाद के हफ्तों में तालाब नंबर 5 को सुखाकर स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अब कोई भी वहां झींगा पालने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों ने उसे प्रेत तालाब, आत्माओं का तालाब नाम दे दिया। एक ऐसी जगह जहां गुनाह और धोखा हमेशा के लिए दफन हो गए थे। सूर्य प्रकाश रेड्डी का वह बड़ा सा घर अब वीरान पड़ा था। दीवारों का रंग फीका पड़ने लगा था। उसके दरवाजे समंदरी हवा में चरमराते। दूर से वह घर किसी शान की निशानी से ज्यादा एक श्राप के स्मारक जैसा लगता था। राकेश एक शाम फिर से उस फार्म पर आया। तालाब नंबर 5 के किनारे खड़ा हुआ, जो अब सूख चुका था। वह फटी हुई जमीन को घूरता रहा और फिर बुदबुदाया, पानी ढक सकता है,
कीचड़ छिपा सकता है, लेकिन वक्त हमेशा सच को बाहर ले ही आता है। जुर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, देर वह सतह पर आ ही जाता है। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। शादी की उस पुरानी तस्वीर वाले अर्जुन के मासूम चेहरे की कल्पना की। इंसाफ हो गया है, बेटा। उम्मीद है तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। यह कहानी एक ऐसा निशान छोड़ गई जिसे मिटाना मुश्किल था। एक परिवार जिसे प्यार का आशियाना होना चाहिए था, धोखे का मैदान बन गया। एक बाप जिसे अपने बेटे की हिफाजत करनी चाहिए थी, जल्लाद बन गया। एक पत्नी जिसे घर संभालना चाहिए था, पीठ में छुरा घोंप गई। और यह सब सिर्फ महत्वाकांक्षा, हवस और नफरत से शुरू हुआ था। भाइयों और बहनों, यह त्रासदी सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है। यह हम सबके लिए एक आईना है कि प्यार और नफरत के बीच, परिवार और दुश्मन के बीच की लकीर कितनी पतली होती है। कि अगर दिल पर लालच और हवस का कब्जा हो जाए, तो अपना खून भी कुर्बान किया जा सकता है। शायद हम कभी रेड्डी या सुनीता की जगह पर न हों, लेकिन क्या अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम भी अपने फायदे के लिए अपने सबसे करीबी लोगों को धोखा देने के लालच में नहीं पड़ते? सवाल यह है कि हम कितनी दूर तक कदम बढ़ाते हैं, इससे पहले कि हमें एहसास हो कि हम प्यार को गुनाह से बदल चुके हैं। यह कहानी एक पैगाम के साथ खत्म होती है। हम चाहे जो भी छिपाएं, देर सच्चाई बाहर आ ही जाएगी। पानी, कीचड़, यहाँ तक कि सबसे सफाई से बोला गया झूठ भी वक्त और ज़मीर का मुकाबला नहीं कर सकता। और याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया की कोई भी दौलत या महत्वाकांक्षा अपने ही परिवार के खून की कीमत चुकाने लायक नहीं होती।